हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्यूटी एजुकेशन में फिर से आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस सेक्शन में हम साइंस के दूसरे एपिसोड को देखेंगे। इसमें हम गति और बल से संबंधित सवालों को देखेंगे। इसका पहला एपिसोड हम अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से उसे देख सकते हैं। ये सीरीज बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के न्यू वैकेंसी जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है, उसी के मद्देनजर रखते हुए बना रहे हैं। हम इस सेक्शन में साइंस से संबंधित कुछ सवाल को देखेंगे जो अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम इसमें साइंस के कुछ सवालों को विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बल, बी में दिया हुआ है वेग, सी में दिया हुआ है चाल और डी में त्वरण। तो यहाँ पूछ रहा है क्या कि वैसी राशि जिसमें परिणाम है लेकिन दिशा नहीं है। चाल एक ऐसी राशि है जिसमें सिर्फ परिणाम है, इसका दिशा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा हम विस्तार से समझ लेते हैं कि जिन भौतिक राशि में केवल परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ उदाहरण है, जैसे चाल, समय, ऊर्जा, द्रव्यमान, कार्य, ताप, ये सभी जो है अदिश राशि है। इसमें केवल परिणाम होते हैं, इसका कोई दिशा नहीं होता। ठीक है, चाल किसे कहते हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो चाल किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी होती है, इसलिए यह एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, ठीक इसी के विपरीत जो है वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें जो है परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। ठीक है, अब देखिए यदि यह सवाल पूछा जाए कि चाल का एसआई मात्रक क्या है, तो चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कार्य, बी में दिया हुआ है ऊर्जा, सी में है बल और डी में है समय। अभी हम क्या पढ़े थे कि अदिश राशि किसे कहा जाता है। ठीक है, तो अदिश राशि कौन कौन सा है, कार्य, ऊर्जा और समय, ये तीनों जो है अदिश राशि है। लेकिन यहां पूछ रहा है सदिश राशि, तो सदिश राशि क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि सदिश राशियां वे होती है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होते हैं। ठीक है, यानी सदिश राशियों में परिणाम और दिशा दोनों होता है। ठीक है, जो सदिश योग के नियम का पालन करती है। ठीक है, जैसे बल, वेग, विस्थापन और त्वरण, ये सभी जो है वो सदिश राशियों का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, बल की दिशा हमेशा उस दिशा में होती है जिसमें वस्तु को धक्का या खिंचाव दिया जाता है, इसलिए बल एक सदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए जहां सवाल पूछा जाए कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ठीक है, जबकि कार्य और ऊर्जा अदिश राशियां हैं। ठीक है, इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है विस्थापन, बी में है दूरी, सी में है चाल और डी में है वेग। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई वो दूरी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं कि दूरी वह कुल लंबाई होता है जो किसी वस्तु द्वारा गति के दौरान तय की जाती है, चाहे किसी भी दिशा में हो। इस प्रकार दूरी जो है ये अदिश राशि है। ठीक है, यह हमेशा जो है धनात्मक होता है। देखिए ये चीज याद रखिए, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी नेगेटिव दूरी नहीं होता है, ये हमेशा धनात्मक होता है। और ये जो है ये एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें जो है परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। अब दूरी का एसआई मात्रक क्या है, तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर है। अब उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर और 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो उसका कुल दूरी तो 10 मीटर होगा, लेकिन विस्थापन जो है 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है दूरी, बी में है विस्थापन, सी में है चाल और डी में है त्वरण। तो दो वस्तुओं के बीच न्यूनतम दूरी को जो है विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। विस्थापन क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि विस्थापन किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को दिशा सहित न्यूनतम दूरी के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक या शून्य दोनों हो सकता है। ठीक है, इसका मात्रक जो है मीटर है। अब उदाहरण के लिए इसको देखिए समझते हैं, यदि कोई व्यक्ति एक ही बिंदु से चलकर वापस वहीं आ जाता है तो उसका विस्थापन शून्य है, जबकि दूरी धनात्मक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है चाल, बी में दिया हुआ है वेग, सी में दिया हुआ है त्वरण और डी में दिया हुआ है विस्थापन। तो किसी भी वस्तु प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं
कि चाल वह दर है जिसमें कोई वस्तु प्रति सेकंड दूरी तय करती है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यदि कोई कार 100 मीटर दूरी 10 सेकंड में तय करती है तो उसका चाल 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ये पहले भी बता चुके हैं। चाल कभी ऋणात्मक नहीं होता क्योंकि दूरी सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है चाल, बी में दिया हुआ है त्वरण, सी में दिया हुआ है वेग और डी में दिया हुआ है बल। तो किसी भी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। वेग वह दर है जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में विस्थापन करती है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। अब वेग का फॉर्मूला यदि पूछा जाए तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इस प्रकार आप समझिए कि यदि कोई वस्तु 50 मीटर पूर्व दिशा में 5 सेकंड में चलती है तो उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड पूर्व दिशा में होगा। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ये याद रख लीजिए कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। चाल और वेग में यही मूल अंतर है कि चाल अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है चाल, बी में है विस्थापन, सी में है त्वरण और डी में है दूरी। तो वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। त्वरण जो है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर होती है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग का परिवर्तन बटे समय। ठीक है, इसका मात्रक जो है एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये याद कर लीजिए। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होगा, ये चीज याद रखिए। यदि वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होगा, जिसे मंदन कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 5 मीटर प्रति सेकंड 2 सेकंड में होता है तो त्वरण जो है 5 माइनस 10 बटे 2 यानी माइनस 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु की वृत्ताकार मार्ग पर गति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है रेखीय गति, बी में है सरल गति, सी में है वृत्तीय गति और डी में है समान गति। तो देखिए ये सवाल में कह रहा है क्या कि वृत्ताकार मार्ग, तो वृत्ताकार मार्ग में जो है गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, यदि वस्तु एक समान चाल से चलती है तो एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति सदैव त्वरित गति होती है क्योंकि वस्तु का वेग निरंतर दिशा बदलते रहती है, भले ही परिणाम समान रहे। इसलिए केंद्र की ओर एक केंद्रीय त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वृत्त पर गतिशील कण का कोणीय वेग किससे परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन ए में है अल्फा, बी में है ओमेगा, सी में है थीटा और डी में है बीटा। तो क्या रहा है कि किसी वृत्त पर गतिशील कण का कोणीय वेग यानी कोणीय वेग किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। कोणीय वेग वह दर है जिससे वृत्तीय गति में कण किसी निश्चित केंद्र से प्रति सेकंड कोण बनाता है, इसे ओमेगा से दर्शाया जाता है। यदि कोई कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई n रेडियन प्रति सेकंड होगा। इसका एसआई मात्रक यानी कोणीय वेग का एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है माइनस v बराबर ओमेगा r, जहां r क्या है? वृत्त की त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वृत्तीय गति में रेखीय चाल और कोणीय वेग का संबंध क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है v बराबर r बटे ओमेगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है v बराबर ओमेगा बटे r, ऑप्शन सी में दिया हुआ है v बराबर ओमेगा गुना r और डी में दिया हुआ है v बराबर ओमेगा स्क्वायर गुना r। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, v बराबर ओमेगा गुना r। अब देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि वृत्तीय गति में रेखीय चाल जिसे v से डिनोट कर रहे हैं और कोणीय वेग यानी ओमेगा का संबंध v बराबर wr से होता है। ठीक है, जहां r क्या है? r है वृत्त की त्रिज्या। इसका अर्थ यह है कि रेखीय चाल कोणीय वेग और त्रिज्या दोनों के समानुपाती होते हैं। ठीक है, यदि वस्तु की त्रिज्या और कोणीय वेग बढ़ता है तो रेखीय चाल भी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए यदि किसी कण का कोणीय वेग 2 रेडियन प्रति सेकंड और त्रिज्या 0.5 मीटर है तो v बराबर क्या होगा? 2 इंटू 0.5 यानी 1 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यह सूत्र वृत्तीय गति के विश्लेषण में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, इस चीज को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूटन ने अपनी गति के नियमों को सबसे पहले किस पुस्तक में प्रतिपादित किया था?
ऑप्शन ए में है डायमिक्स ऑफ मोशन, बी में है प्रिंसिपिया, सी में है एलिमेंट्स ऑफ फिजिक्स, डी में है मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मोशन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपिया, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, न्यूटन ने अपने गति के नियम को सबसे पहले प्रिंसिपिया नामक पुस्तक पे प्रतिपादित किया था। अब देखिए इसके विषय में समझ लेते हैं। भौतिकी के जनक सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन का पूरा नाम क्या था? सर आइजैक न्यूटन ने, इन्होंने जो है 1687 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसफी नेचुरली प्रिंसिपिया, यानी संक्षेप में इसको प्रिंसिपिया कहा जाता है, इसमें जो है गति के तीनों नियम प्रतिपादित किए थे। ठीक है, इस ग्रंथ में न्यूटन ने बल, गति, गुरुत्वाकर्षण आदि के सिद्धांतों को गणितीय रूप में स्पष्ट किया। यही ग्रंथ आधुनिकी यांत्रिक की आधारशिला है। ठीक है, इसके माध्यम से वस्तुओं की गति को समझने की वैज्ञानिक पद्धति विकसित हुई, जिसे आगे चलकर तकनीकी प्रगति नींव रखी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए में है त्वरण का नियम, बी में है संवेग का नियम, सी में है जड़त्व का नियम और डी में है बल संरक्षण का नियम। तो देखिए न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है वो जड़त्व का नियम माना जाता है, तो इस प्रकार आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है बल, बी में है संवेग, सी में है जड़त्व और डी में है आवेग। इसका आंसर हो जाएगा सी, जड़त्व। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि जड़त्व वह प्राकृतिक गुण है जिसके कारण कोई वस्तु बाह्य बल के अभाव में अपनी वर्तमान अवस्था, चाहे वह विराम अवस्था में हो या समान चाल की गति से हो, ठीक है, उस स्थिति को बनाए रखना चाहती है। ठीक है, उदाहरण के लिए चलती हुई कार अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है और उसी प्रकार ठहरी हुई रेलगाड़ी अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, जड़त्व पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इस चीज को याद कर लीजिए। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होगा, यह न्यूटन के प्रथम नियम का ही परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है बल, बी में है संवेग, सी में है आवेग और डी में है जड़त्व। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि संवेग किसी वस्तु की गति की मात्रा का माप है। ठीक है, इसे वस्तु के द्रव्यमान यानी m और वेग इन दोनों के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी P बराबर m गुना v, जहां P संवेग है, m द्रव्यमान है और v वेग है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है, जिसकी दिशा वेग के समान होती है। संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में kg इंटू एम बटे एम एस के रूप में डिनोट किया जाता है। ठीक है, न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बल संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। संवेग जितना अधिक होगा वस्तु को रोकने के लिए उतना ही अधिक बल चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का कौन सा व्यंजक प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ F बराबर एम वी, बी में दिया हुआ F बराबर एम ए, सी में दिया हुआ F बराबर एम बाई ए और डी में दिया हुआ F बराबर एम प्लस ए। तो न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का जो व्यंजक प्राप्त होता है वो होता है F बराबर एम ए, तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब जहां देखिए F बराबर क्या है? F है बल, M है द्रव्यमान और A है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि न्यूटन का दूसरा गति नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है, और वह बल की दिशा में होती है। ठीक है, गणितीय रूप में इसे F बराबर एम ए के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जहां F बल है, M द्रव्यमान है और A त्वरण है। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर है तो बल वस्तु के त्वरण के समानुपाती होगा। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। यह नियम बल की सटीक परिभाषा और मापन का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार ए में दिया हुआ प्रत्येक बल का कोई प्रभाव नहीं होता, बी में दिया हुआ है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, सी में दिया हुआ है कि हर वस्तु एक दिशा में ही बल लगाती है और डी में दिया हुआ है बल केवल गति की दिशा में कार्य करता है। तो न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी समान परिमाण परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसका पहला उदाहरण है कि बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर झटके से हिलती है और इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है कि नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर खिसक जाती है।
ठीक है। यह नियम क्रिया प्रतिक्रिया बलों की समानता को दर्शाता है। दोनों बल ये सदैव युग्म में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो कुल संवेग ऑप्शन ए में दिया हुआ है बढ़ता है, बी में दिया हुआ है घटता है, सी में दिया हुआ है अपरिवर्तित रहता है और डी में दिया हुआ है शून्य हो जाता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो कुल संवेग जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि यदि किसी बंद तंत्र पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो उस तंत्र का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर या विस्फोट से पहले और बाद का कुल संवेग समान होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए जब बंदूक से गोली चलती है तो गोली आगे की ओर और बंदूक पीछे की ओर समान परिमाण के संवेग से गति करता है। ठीक है। इससे पता चलता है कि प्रणाली का कुल संवेग संरक्षित रहता है। यह सिद्धांत न्यूटन के तृतीय नियम से व्युत्पन्न है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब कोई बड़ा बल बहुत कम समय के लिए कार्य करता है तो क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है संवेग, बी में दिया हुआ है आवेग, सी में दिया हुआ है त्वरण और डी में दिया है अभिकेंद्री बल। तो जब कोई बड़ा बल बहुत कम समय के लिए कार्य करता है तो आवेग उत्पन्न होता है। ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। आवेग किसी बल और उसके कार्य करने के समय अंतराल के गुणनफल को कहते हैं। ठीक है। यानी आवेग बराबर बल गुना समय बराबर संवेग में परिवर्तन। ठीक है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा बल की दिशा के समान होती है। ठीक है। इसका SI मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है। अब इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए बल्ले द्वारा गेंद को मारना या हथौड़े से कील को ठोकना। तो इन दोनों परिस्थितियों में बल बहुत कम समय के लिए लगता है परंतु उसका प्रभाव अधिक होता है। ठीक है। इसलिए आवेग संवेग परिवर्तन के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है तो उस पर कार्य करने वाला केंद्र की ओर बल क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अभिकेंद्री बल, बी में दिया हुआ है अपकेंद्री बल, सी में दिया हुआ है गुरुत्व बल और डी में दिया हुआ है आकर्षण बल। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है तो उस पर कार्य करने वाला केंद्र की ओर बल जो है वो अभिकेंद्री बल कहलाता है। ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि अभिकेंद्री बल वह बल है जो किसी वृत्तीय गति करती हुई वस्तु को केंद्र वृत्त के केंद्र की ओर खींचता है। इस बल के बिना वस्तु वृत्तीय पथ पर चल नहीं सकती। ठीक है। यदि किसी द्रव्यमान की वस्तु त्रिज्या r के वृत्तीय मार्ग पर भी चाल से चलती है तो F बराबर mv² r होगा। ठीक है। यह बल सदैव केंद्र की ओर कार्य करता है। उदाहरण के लिए जब पत्थर को रस्सी में बांधकर घुमाया जाता है तो रस्सी में जो तनाव आता है वो अभिकेंद्री बल के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अपकेंद्री बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में है कि यह अभिकेंद्री बल के समान दिशा में होता है। ऑप्शन बी में है यह वास्तविक बल नहीं है बल्कि एक छद्म बल है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है यह सदैव वस्तु को केंद्र की ओर खींचता है और डी में दिया हुआ है यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए अपकेंद्री बल के विषय में जो है वो कहा जाता है कि यह बल जो है यह वास्तविक बल नहीं होता है बल्कि एक छद्म बल होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि अपकेंद्री बल एक छद्म बल होता है या इसे जड़त्वीय बल भी कहते हैं जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं होता बल्कि इसे घूर्णनशील प्रणाली में अनुभव किया जाता है। ठीक है। इसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत होती है अर्थात यह वस्तु वृत्त को केंद्र से दूर धकेलता है। अब उदाहरण के लिए कपड़ा सुखाने की मशीन या दूध से मक्खन निकालने की मशीन। ठीक है। ये सब जो है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह बल केवल अजड़त्वीय फ्रेम में ही देखा जाता है, वास्तविक बल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बल आघूर्ण किस भौतिक अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन ए में है कि किसी पिंड की रेखीय गति की प्रवृत्ति से, बी में दिया हुआ है कि किसी पिंड के अक्ष के परितः घूर्णन की प्रवृत्ति से, सी में दिया हुआ है किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा से और डी में दिया हुआ है किसी पदार्थ की लवचिकता से। बल आघूर्ण जो है वो किसी पिंड के अक्ष के परितः घूर्णन की प्रवृत्ति से संबंधित है। ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि बल आघूर्ण किसी पिंड को किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है। यह बल और बल की क्रिया रेखा से अक्ष तक की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका सूत्र इस प्रकार है कि T बराबर F गुना डी, जहां T क्या है बल आघूर्ण है, F बल है और D आघूर्ण भुजा है। ठीक है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ठीक है। बल आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है। ठीक है। क्योंकि इसका मान और दिशा दोनों होते हैं इसमें। ठीक है। यह संवेग आघूर्ण की भांति घूर्णन गति को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सरल मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर,
बी में दिया हुआ है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर, सी में दिया हुआ है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, और डी में है कार्य दक्षता के सिद्धांत पर। तो सरल मशीनें जो है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि सरल मशीनें ऐसी युक्तियां हैं जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, इसका उद्देश्य कार्य को सरल बनाना होता है, ना कि ऊर्जा की बचत करना। ठीक है, देखिए यहां से भी सवाल बन सकता है कि सरल मशीनें का उद्देश्य क्या होता है कि कार्य को सरल बनाना, ना कि ऊर्जा की बचत करना। ठीक है, सरल मशीनों में बल का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि कम बल लगाकर भारी वस्तु को उठाया जा सके या स्थानांतरित किया जा सके। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनंद ताल, स्क्रू जैक, ये सभी जो है ये सरल मशीनें का उदाहरण है। ठीक है, ये सभी यांत्रिक लाभ प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तोलक में आलंब किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि जहां भार रखा जाता है, बी में दिया हुआ है जहां बल लगाया जाता है, सी में है जहां वह बिंदु जिसके चारों ओर छड़ घूम सकती है, और डी में दिया हुआ है कि वह बिंदु जहां घर्षण बल अधिकतम होता है। तो देखिए आलंब वह बिंदु होता है जिसके चारों ओर छड़ घूम सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि उत्तोलक में मुख्यतः 3 प्रमुख बिंदु होते हैं। पहला है आलंब, दूसरा है आयास और तीसरा है भार। ठीक है, आलंब वह निश्चित बिंदु है जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ें स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, यानी एक प्रकार से यह घूर्णन का केंद्र बिंदु होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कैंची में बीच का जोड़, झूले का मध्य बिंदु या पिलास का जोड़। ठीक है, ये सभी आलंब कहलाते हैं। आलंब की स्थिति के आधार पर उत्तोलक 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। पहला प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है चिमटा, बी में है सरौता, सी में है कील उखाड़ने की मशीन और डी में है मनुष्य का हाथ। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो है वो कील उखाड़ने की मशीन है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है। ठीक है, और भार और आयास ये दोनों छोर ओर पर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक या 1 के बराबर या 1 से कम भी हो सकता है। ठीक है, इसके प्रमुख उदाहरण कुछ इस प्रकार है कि कैंची, पिलास, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल ब्रेक, हैंड पंप, ये सभी क्या है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। ठीक है, इस श्रेणी का मुख्य उद्देश्य बल की दिशा को बदलना या कम बल लगाकर अधिक कार्य करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार की स्थिति कहां होती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है आयास और आलंब के बीच, बी में दिया हुआ है आलंब और आयास के बाहर, सी में दिया हुआ है आयास के बाद, डी में दिया हुआ है आलंब के ठीक ऊपर। ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार जो है वो आयास और आलंब के बीच होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार जो है वो आलंब और आयास के बीच होता है। ठीक है, इस वर्ग के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होता है, यानी कम आयास बल से अधिक भार उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, थैला जो कूड़ा गाड़ी जिसको कहते हैं। ठीक है, ये सभी जो है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। ठीक है, इस प्रकार के उत्तोलक बल की दिशा को नहीं बदलते बल्कि बल की मात्रा को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कैंची, बी में दिया हुआ है सरौता, सी में दिया हुआ है चिमटा और डी में दिया हुआ है हैंड पंप। ठीक है, तो देखिए कैंची जो है ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। ठीक है, सरौता जो है ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। ठीक है, और हैंडपंप भी जो है ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। ठीक है, तो चिमटा जो है ये तृतीय श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चिमटा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास आलंब और भार के बीच में होता है। ठीक है, आयास कहां होते हैं? आलंब और भार के बीच में। ठीक है, इस चीज को याद कर लीजिए। इन उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, अर्थात अधिक बल लगाकर हल्के भार को अधिक दूर तक ले जाया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण है चिमटा, मनुष्य का हाथ, झाड़ू, मछली पकड़ने की छड़ी। ठीक है, इस प्रकार के उत्तोलक गति में वृद्धि प्रदान करते हैं जिससे कार्य तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र क्या दर्शाता है? ए में दिया हुआ है वस्तु के घूर्णन का बिंदु, बी में दिया है वह बिंदु जहां संपूर्ण भार कार्य करता है, सी में दिया है वस्तु का आयतन का केंद्र और डी में दिया है संतुलन के समय दबाव का केंद्र। तो देखिए गुरुत्व केंद्र वो बिंदु होते हैं जहां संपूर्ण भार कार्य करता है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं
कि किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। ठीक है, चाहे वह वस्तु किसी भी स्थिति में रखी गई हो। यदि किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र पर संतुलित किया जाता है तो वह गिरती नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए समरूप छड़ का गुरुत्व केंद्र उसके मध्य में होता है। पृथ्वी पर गुरुत्व बल नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को थोड़ा विस्थापित करने पर वह पुनः अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाती है तो वह कौन सा संतुलन है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अस्थायी संतुलन, बी में दिया हुआ है उदासीन संतुलन, सी में दिया हुआ है अस्थायी संतुलन और डी में दिया हुआ है गतिशील संतुलन। तो देखिए क्या कह रहा है कि वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित करने पर पुनः वह अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाती है तो ये अस्थायी संतुलन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि अस्थायी संतुलन वह स्थिति होती है जब वस्तु को हल्का सा झुकाने या विस्थापित करने के बाद वह फिर से अपनी पूर्व की स्थिति में लौट जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए लटकता हुआ पेंडुलम, नीचे की ओर मुख किए हुए प्याला। ठीक है, अस्थायी संतुलन के लिए दो शर्त मुख्यतः आवश्यक होती है। ठीक है, पहला है कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकतम नीचे होना चाहिए और दूसरा है कि गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर गुजरनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अस्थायी संतुलन की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है विस्थापन के बाद वस्तु उसी स्थिति में रहती है, बी में दिया हुआ है वस्तु पुनः संतुलन में लौट आती है, सी में दिया हुआ है कि वस्तु संतुलन में नहीं लौटती और गिर जाती है और डी में दिया हुआ है कि वस्तु संतुलन की ऊंचाई बनाए रखती है। अस्थायी संतुलन में कि वह वस्तु जो है संतुलन में नहीं लौटती और गिर जाती है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। अस्थायी संतुलन तब होता है कि जब किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाता है तो वह संतुलन में नहीं लौटती बल्कि गिर जाती है। ठीक है, या नई स्थिति में चली जाती है। उदाहरण के लिए उल्टा रखा प्याला या संतुलित सुई। ठीक है, इस स्थिति में वस्तु का गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाता है जिससे उसकी स्थिरता समाप्त हो जाती है। यह स्थिति किसी अस्थिर अवस्था में या गिरने के खतरे के संकेत देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उदासीन संतुलन में वस्तु का गुरुत्व केंद्र क्या करता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऊपर उठ जाता है, बी में दिया हुआ है नीचे चला जाता है, सी में दिया हुआ है समान ऊंचाई पर बना रहता है और डी में दिया हुआ है वस्तु के आधार से बाहर चला जाता है। तो उदासीन संतुलन में जो है गुरुत्व केंद्र जो है वो समान ऊंचाई पर बने रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि उदासीन संतुलन में यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र समान ऊंचाई पर बना रहता है। ठीक है, वस्तु नई स्थिति में भी संतुलन बनाए रखती है। उदाहरण के लिए गोल गेंद का समतल भूमि पर लुढ़कना। ठीक है, यहाँ गेंद को किसी भी दिशा में खिसकाने पर वह गिरती नहीं है क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र समान ऊंचाई पर रहता है। ठीक है, इस संतुलन में स्थिरता तो रहती है लेकिन वस्तु की स्थिति बदल सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपसे मिलेंगे।